जय हिंद दोस्तों। तो हम कर रहे थे मेरा कैस्टरविज। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया था और अब शुरू करते हैं चैप्टर 9। When Elizabeth Jane opened the hinged casement next morning, the mellow air brought in the feel of imminent autumn almost as distinctly as if she had been in the remotest hamlet. तो अगली सुबह जब जेन ने खिड़की खोली तो काफी मीठी मीठी हवा चल रही थी। और उस मीठी हवा से ऑटम के समय का यानी कि शरद ऋतु के आने का एहसास हुआ। और ऐसा लग रहा था जैसे वो जो शरद ऋतु है वो किसी दूर के गांव में है और अब वो आने वाली है। रिमोटेस्ट हेमलेट मतलब किसी दूर के गांव से आने वाली है। कैस्टरविच वॉज द complement of the rural life around, not its urban opposite. कैस्टरविच के आसपास का जो जीवन था वो ग्रामीण जीवन के जैसा था, ना कि शहरी जीवन था। Bees and butterflies in the cornfields at the top of the town, who desired to get to the meads at the bottom, took no circuitous course but flew straight down High Street without any apparent consciousness that they were traveling strange latitudes. तो शहर में जो मक्के के खेत थे उनमें मधुमक्खियां और तितलियां उड़ रही थी और वो उड़कर नीचे जो घास के मैदान है वहां तक जाना चाहती थी। वो उड़ते टाइम कोई घुमावदार रास्ता नहीं अपनाती थी जैसे कि आदमी अपनाते हैं, बल्कि वो सीधे उड़ती थी और बिना किसी न, राग लपेट के, बिना किसी मोड़ तोड़ के वो अजीब तरीके से उन लेटिट्यूड्स को पार कर रही थी। ट्रेवर्सिंग स्ट्रेंज लेटिट्यूड मतलब उन अजीब अक्षांशों को पार कर रही थी। एंड इन ऑटम एयरी स्फेयर्स ऑफ Thistledown floated into the same street, lodged upon the shop fronts, blew into drains, and innumerable tawny and yellow leaves skimmed along the pavement and stole through people's doorways into their passages with a hesitating scratch on the floor, like the skirts of timid visitors. और उस जगह उस शरद ऋतु में जो हवादार गोले हैं उस मौसम के, उस माहौल के। थिसर डाउन का मतलब होता है कि जैसे कपास का पौधा होता है ना, तो कपास के पौधे का जो निचला हिस्सा होता है जो काफी हल्का होता है, जो कि हवा के साथ उड़ जाता है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि शरद ऋतु में जो थिसर डाउन के हवादार गोले होते हैं, गोल गोल, आपने देखा होगा ना, जिसको हम पहले हाबू बोलते थे, हाबू। उस वो सफेद रंग का होता है जिसके अंदर बाल बाल से निकले हुए होते हैं, बीच में एक बीज जैसा होता है। तो वो जो गोले हैं वो सड़क पे तैरते हुए, दुकानों के सामने टिके हुए, नालियों में उड़ते हुए, और असंख्य भूरे और पीले पत्ते फुटपाथों पे उड़ते हुए लोगों के दरवाजों में या उनके पैसेजेस में यानी कि गलियों में घुस जाते थे और फर्श पर खरोंच करते थे। वो सॉफ्ट सा तो होता ही है वो रुई का हुआ, वो क्या ही खरोंच करता था, लेकिन फर्श पर रगड़ता तो है ही है। कैसे करते थे? लाइक द स्कर्ट्स ऑफ टिमिड विजिटर्स, एकदम डरपोक आगंतुकों की तरह। ठीक है। Hearing voices, one of which was close at hand, she withdrew her head and glanced from behind the window curtains. तो आवाजें सुनकर, जिनमें से एक आवाज तो पास की ही थी, उसने अपना सिर पीछे किया और खिड़की के पर्दे से पीछे की ओर झांका। मिस्टर हैंचर्ड, now habited no longer as a great personage, but as a thriving man of business, was pausing on his way up the middle of the street, and the Scotchman was looking from the window adjoining her down. तो उसने पीछे गली में क्या देखा है कि मिस्टर हैंचर्ड अब एक महान व्यक्ति की तरह नहीं, अब किसी मेयर की तरह नहीं, बल्कि एक संपन्न व्यवसायी की तरह व्यवहार कर रहे थे, बिजनेसमैन की तरह बिहेव कर रहे थे। और सड़क के बीच में अपने रास्ते पर वो रुक गए थे और वो स्कॉटिश आदमी अपनी खिड़की में से उनको देख रहा था। Henchard, it appeared, had gone a little way past the inn before he had noticed his acquaintance of the previous evening. He came back a few steps, Donald Farfrae opening the window further. ऐसा लग रहा था कि हैंचर्ड जो है वो पिछली शाम का अपना परिचित को देखने से पहले होटल से थोड़ा आगे निकल गया था। वो कुछ कदम पीछे आया और डोनाल्ड फारफे ने खिड़की को खोल दिया। And you are off soon, I suppose, said Henchard upwards.
तो एंचर ने ऊपर देखते हुए कहा, तो मुझे लगता है आप जल्दी ही चले जाएंगे। यस, ऑलमोस्ट दिस मोमेंट सर, सेड द अदर, मे बी आई वॉक ऑन टिल द कोच मेक्स अपॉन मी। हाँ सर, लगभग इसी क्षण, उस व्यक्ति ने कहा, डोनाल्ड ने कहा, शायद मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक कि मुझे कोई कोच नहीं मिल जाता ऊपर के रास्ते पर जाने के लिए। विच वे, किस साइड जाओगे? द वे यू आर गोइंग, उसी रास्ते जिधर आप जा रहे हो। देन शैल वी वॉक टुगेदर टू द टॉप ऑफ टाउन, तो क्या हम टाउन के एंड तक चलते हैं, टाउन की चोटी तक, टाउन के एंड तक तो साथ साथ चल ही सकते हैं। इफ यू विल वेट ए मिनट, सेड द स्कॉचमैन, अगर आप एक मिनट इंतजार करोगे तो जरूर, स्कॉटिश आदमी ने कहा। इन अ फ्यू मिनट्स द लेटर emerged, बैग इन हैंड, और कुछ ही मिनटों में वो बैग लेके बाहर आ गया। हैंचर लुक्ड एट द बैग्स एज एट एन एनिमी, तो हैंचर ने उस बैग को ऐसे देखा जैसे वो अपने दुश्मन को देख रहा हो। इट showed there was no mistake about the young man's departure, उसे इस बैग से पता चल रहा था कि युवक जो है उसके जाने में कोई गलती नहीं है, यानी पूर्ण रूप से तैयार है वो जाने के लिए। Ah, my lad, he said, you should have been a wise man and have stayed with me. उसने कहा, हेंचर ने, अरे मेरे लड़के, तुम्हें समझदार होना चाहिए और मेरे साथ रहना चाहिए था। Yes, yes, it might have been wiser, said Donald, looking microscopically at the houses that were furthest off. It is only telling you the truth when I say my plans are vague. हाँ हाँ, ये समझदारी भरा हुआ कदम हो तो सकता है। डोनाल्ड ने, जो दूर घर हैं, जिस रास्ते से वो चल रहे हैं वहां से जो सुदूर घर दिखाई दे रहे हैं उसको बड़ी बारीकी से, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से, माइक्रोस्कोपिकली उन घरों को देखते हुए कहा है कि हाँ हाँ, बिल्कुल ये समझदारी भरा हुआ कदम हो सकता है। इट इज ओनली टेलिंग यू द ट्रुथ व्हेन आई से माई प्लान्स आर वेग, जब मैं कहता हूँ कि मेरी योजनाएं अस्पष्ट हैं तो मैं सच ही कहता हूँ। They had by this time passed on from the precincts of the inn, and Elizabeth Jane heard no more. She saw that they continued in conversation, Hencher turning to the other occasionally and emphasizing some remark with a gesture. तो वो इस समय होटल से आगे निकल चुके थे और फिर जेन को कुछ भी नहीं सुनाई दिया। उसने देखा कि वो बातचीत कर रहे हैं और हेंचर्ड कभी कभी उस आदमी की ओर, स्कॉटिश आदमी की ओर मुड़ता और इशारा करके किसी बात के ऊपर जोर देता। Thus they passed the King's Arms Hotel, the market house, St. Peter's churchyard wall, ascending to the upper end of the long street till they were small at 2 grains of corn, when they bent suddenly to the right into the Bristol Road and were out of view. तो वो आगे चलते हुए किंग्स आर्म होटल से आगे निकले, फिर मार्केट हाउस से, और फिर सेंट पीटर चर्चयार्ड की दीवार से आगे निकले, और उस लंबी सड़क के किनारे पर जाते हुए वो इतने छोटे हो गए थे जितने कि 2 अनाज के दाने होते हैं। तो जो जब तक वो इतने छोटे नहीं हो गए, अनाज के दाने जितने छोटे नहीं हो गए, फिर वो अचानक से दाईं ओर मुड़ गए और ब्रिस्टल रोड पे पहुंच गए और वो मेरी नजरों से गायब हो गए। He was a good man and he is gone, she said to herself. I was nothing to him and there was no reason why he should have wished me goodbye. वो एक अच्छा आदमी था और अब वो चला गया, उसने खुद से कहा। मैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं थी और कोई कारण नहीं था कि वो मुझे अलविदा कहे। ऐसे दुखी मन से उसने कहा है ये बात। The simple thought, with its latent scene of fright, had molded itself out of the following little fact. तो ये जो सामान्य विचार है, अपने अव्यक्त अपमान के भाव के साथ में इस छोटे से तथ्य से उत्पन्न हुआ है। कौन सा तथ्य है? When the Scotchman came out at the door, he had by accident glanced up at her, and then he had looked away again without nodding or smiling or saying a word. कि जब वो स्कॉटिश आदमी दरवाजे पे आया था तो उसने गलती से लड़की की ओर देखा और बिना सिर हिलाए या मुस्कुराए या एक भी शब्द कहे बिना अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली थी। ऐसे एक व्यवहार किया जैसे तो उसे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। You are still thinking, mother, she said when she turned inwards. आप अभी भी सोच रही हो मम्मी, उसने ये बात कही जब वो अंदर की ओर आ रही थी। खिड़की पे थी ना वो, पीछे की ओर मुड़ी तब उसने कही ये बात। Yes, I am thinking of Mr. Henchard's sudden liking for the young man. He was always so. Now surely if he takes so warmly to people who are not related to him at all, may he not take as warmly to his own kin? हाँ, मैं हैंचर्ड का उस युवक के प्रति जो लगाव है उसके बारे में सोच रही हूँ। वो हमेशा से ऐसा ही था।
वो निश्चित रूप से जो लोग उसके रिश्तेदार नहीं है ना, उनके प्रति बहुत ज्यादा गर्मजोशी से, बहुत वार्मली पेश आता है। तो मतलब जब वो अजनबियों के प्रति इतना गर्मजोशी से पेश आता है, तो क्या वो अपने रिश्तेदारों के प्रति भी इतना गर्मजोशी से पेश नहीं आ सकता? While they debated this question, a procession of 5 large wagons went past, laden with hay, up to the bedroom windows. They came in front of they came in from the country, and the steaming horses had probably been traveling a great part of the night. तो जब वो इस प्रश्न के ऊपर बहस कर रहे थे, तो 5 बड़ी गाड़ियों का एक जुलूस निकला है, जो भूसे से लदी हुई हैं और बेडरूम की खिड़कियों तक पहुंच गई हैं। They came in from the country and the steaming horses had probably been traveling a great part of the night. तो वो जो गाड़ियां हैं, वो गांव से आए थे, वो देहात से आए थे। और ये जो घोड़े हैं, इन गाड़ियों के अंदर लगे हुए घोड़े, ऐसा लग रहा है कि ये पूरी रात से यात्रा करते हुए आ रहे हैं, यानी कि रात भर इन्होंने आराम नहीं किया है, फुल नाइट इन्होंने ट्रेवल किया है। टू द शाफ्ट ऑफ ईच hung a little board on which was painted in white letters, Henchard Confector and Hay Merchant. तो प्रत्येक के ऊपर एक तख्ता लगा हुआ था, और तख्ते पे छोटा सा जो बोर्ड है उस पे लिखा हुआ था सफेद अक्षरों में, हैंचर्ड, कॉर्न फैक्टर और घास का व्यापारी। ठीक है, तो क्या कोट लिखा हुआ है साहब हैंचर्ड के जो बिजनेस के संबंधित गाड़ियां हैं उनके ऊपर? उन पर लिखा हुआ है हैंचर्ड, कॉर्न फैक्टर एंड हे मर्चेंट। The spectacle renewed his wife's conviction that for her daughter's sake she should strain a point to rejoin him. इस तमाशे ने उसकी पत्नी के विश्वास को फिर से, इस बात को जो उसके अंदर विश्वास था पत्नी का, बेटी का, तो ये जो बाहर अभी तमाशा हुआ था हेंचर्ड को सजनबी के प्रति, इस तमाशे ने सूजन को और सूजन के विश्वास को फिर से जगा दिया कि अपनी बेटी की खातिर उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए हैंडचार्ट से फिर से जुड़ने के लिए। यानी कि अपनी बेटी की खातिर कुछ तो वो करे, कुछ तो करे वो, ताकि वो हैंडचार्ट से किसी तरह से संपर्क साध पाए। The discussion was continued during breakfast, and the end of it was that Mrs. Henchard decided to go or for to send Elizabeth Jane with a message to Henchard to the effect that his relative Susan, a sailor's widow, was in the town. तो अब दोनों माँ बेटी नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ता के दौरान वो चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा का अंत ये हुआ, अब जो मिसेस हैंचर्ड है, जो सूजन है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो जेन को हैंचर्ड के पास एक संदेश लेकर जाने देंगी, संदेश देकर भेजेंगी। और उस संदेश में क्या बताएंगी वो, कि उनके रिश्तेदार जो सूजन है, जो कि एक नाविक की विधवा है, वो अभी शहर में है, लीविंग इट टू हिम टू से वेदर और नॉट ही वुड रिकॉग्नाइज हर। और ये बात मैं उस पर छोड़ती हूँ कि वो मुझे, उसे यानी कि मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। वॉट हैड ब्रॉट हर टू दिस डिटर्मिनेशन वर चीफली टू थिंग्स। मुख्य रूप से 2 बातें उसे इस निर्णय पर ले आई हैं। ही हैड बीन डिस्क्राइब्ड एज अ लोनली विडोअर। एक तो ये कि वो एक अकेला विधुर है, अकेला विधवा है, ठीक है, पुरुष जो है हैंचर्ड। एंड ही हैड एक्सप्रेस्ड शेम फॉर अ पास्ट ट्रांजेक्शन इन हिज लाइफ। और दूसरी बात क्या है, कि उसने इतिहास में जो बैड डीड की है, शर्मिंदगी पूर्ण काम किया है, उस चीज के प्रति उसने शर्मिंदगी जताई है। तो ये 2 चीजें, देयर वाज प्रॉमिस इन बोथ, और उन दोनों में ही वादा था। यानी कि सूजन जो है वो अब हैंचर्ड से मिलना चाह रही है अपनी बेटी की खातिर, और उसे अब हैंचर्ड में 2 अच्छाइयां दिखाई दे रही हैं। एक तो ये चीज है कि वो एक अकेला आदमी है, तो अकेले आदमी के संदर्भ में मौका हो सकता है कि भाई जो इतिहास में उसने किया है, उसको अगर सुधारने का मौका मिले तो वो सुधार ले। और दूसरी चीज ये है कि जो उसने इतिहास में किया उसके ऊपर वो शर्मिंदा भी है। फिर अकेले आदमी पे मंतर मारना ज्यादा आसान होता है ना। हालांकि नेगेटिव तो नहीं है सूजन इस समय, पर अब सिचुएशन ही ऐसी है, तो अब क्या करें। इफ ही सेज नो, शी enjoined as Elizabeth Jane stood on a dawn ready to depart. अगर वो मना कर दे, उसने कहा, सूजन ने कहा, जबकि एलिजाबेथ जेन अपना जो बोनट है, अपना जो कपड़ा है पहनकर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। इफ ही थिंक्स इट डज नॉट बिकम द गुड पोजिशन ही हैड रीच्ड to in the town to own to let us call on him as his distant kinfolk, say then sir we would rather not intrude. अगर उसे लगता है कि शहर में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है,
और हम उसके दूर के रिश्तेदार जो उससे मिलने आए हैं, तो कह देना कि अगर वो हमसे नहीं मिलना चाहे तो भी श्रीमान हम दखल नहीं देंगे तुम्हारी जिंदगी में आगे। तो हमको मतलब साफ साफ बता देना। ऐसा कह रही है वो जेन से कि अगर हेंचर्ड हमसे मिलने की मना कर दे तो उसको साफ साफ कह देना ठीक है, अब हम कोई दखल नहीं देंगे। We will leave Casterbridge as quietly as we have came and go back to our own country. हम कैस्टरब्रिज को उतनी शांति से छोड़ देंगे जितनी शांति से हम आए थे और वापस अपने देश चले जाएंगे। I almost feel that I would rather he did say so. So I have not seen him for so many years and we are so little allied to him. तो इस प्रकार ये जो इनकी बातचीत है, तो इस चीज को वो जो एलिजाबेथ जेन है वो ये कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या लगता है कि मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा कहे। कैसा कहे कि भाई मैं उनको नहीं जानता या मेरे ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा कहे क्योंकि मैंने उसे इतने सालों से नहीं देखा है और हम उसके लिए अजनबी जैसे ही हैं। लिटिल अलाइड मतलब बहुत ही कम परिचित हैं। 20 साल हो गए आके उस बात को, तो हम उसके बहुत ही कम परिचित हैं, बहुत ही कम मित्र जैसे हैं। एंड इफ ही सेज यस, इंक्वायर्ड द मोर सैंग्विन वन, और अगर वो हाँ कह दे तो, अधिक आशावादी व्यक्ति ने पूछा। अब अधिक आशावादी कौन है? एलिजाबेथ जेन। इन दैट केस आंसर्ड मिसेस हेंचर्ड cautiously, ask him to write me a note saying when and how he will see us or me. तो ऐसी स्थिति में मिसेस हेंचर्ड ने बड़े ध्यान से उत्तर दिया कि उसे कहिए कि वो मुझे एक नोट लिख कर दे जिसमें मुझे ये बताए कि वो हमसे या मुझसे कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। Elizabeth Jane went a few steps towards the landing, and tell him, continued her mother, that I fully know I have no claim upon him, that I am glad to find he is thriving, that I hope his life may be long and happy. There go. Thus, with a half-hearted willingness, a smothered reluctance, did the poor forgiving woman start her unconscious daughter on this errand. तो जेन जो है वो सीढ़ियों की ओर कुछ कदम बढ़ी है और उसकी माँ कह रही है पीछे से, एंड टेल हिम, उससे कहना। उसकी माँ ने आगे कहा कि मैं पूरी तरह जानती हूँ, मैं समझती हूँ। सूजन कह रही है इस बात को कि हंचड़ को ये बोलना कि सूजन ऐसे कह रही थी कि मैं पूरी तरह जानती हूँ कि मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है और मैं ये देखकर बहुत खुश भी हूँ कि वो फल फूल रहा है, अपने जीवन में तरक्की कर रहा है और मैं आशा करती हूँ कि उसका जीवन जो है वो लंबा हो और हैप्पी हो, खुशहाल हो। गो, वहां जाओ। दस विद हाफ हर्टेड, इस प्रकार आधी अधूरी सी और दबी हुई अनिच्छा के साथ वो जो बेटी है अपनी माँ की ऐसी स्थिति के साथ भी अपने इस काम पर चल दी। उसकी माँ जिसने अपनी बेटी को इस काम पे लगाया है कि भाई जा हेंचड़ को ये सब बात बोल के आ, उसकी बेटी इस काम पर चल दी है। It was about 10 o'clock and market day when Elizabeth paced up the high street in no great hurry. तो करीब 10 बज गए थे, बाजार का दिन है और एलिजाबेथ जेन हाई स्ट्रीट पर बिना किसी जल्दबाजी के गई है। For to herself, her position was only that of a poor relation deputed to hunt up a rich one. क्योंकि उसकी जो स्थिति है वो खुद के लिए सिर्फ एक गरीब रिश्तेदार के जैसी है जिसे कि एक अमीर आदमी को ढूंढने के लिए डेप्यूटेड किया गया था, नियुक्त किया गया था। The front doors of the private houses were mostly left open at this warm autumn time, no thought of umbrella stealers disturbing the minds of the placid burgesses. तो ये जो शरद ऋतु का समय है, इस समय घरों के सामने के दरवाजे अधिकतर खुले ही रहते थे और छतरी चुराने वाले व्यक्ति जो हैं उनके बारे में कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग को परेशान नहीं करता था। यानी कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता था कि ये छतरी चुराने वाले व्यक्ति हमारा सामान चुरा लेंगे। बर्गिश क्या होते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम यानी कि अमेरिका और इंग्लैंड में जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं ना, जैसे मजिस्ट्रेट वगैरह, उनको बर्गिश कहते हैं। और प्लेसिड होता है शांतिपूर्ण। तो ये जो मौसम था शरद ऋतु का, इस समय में कोई भी छाता चुराने वाला जो विचार है वो किसी भी दिमाग में नहीं आता था। क्यों? किस वजह से? कि शांतिपूर्ण जो मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, अधिकारी वर्ग हैं, उनके विचार से। Hence, through the long straight entrance passages, thus enclosed, could be seen as through tunnels the mosey gardens at the back, glowing with
nasturtiums, fuchsias, fuchsias, scarlet geraniums, bloody warriors, snapdragons, and dahlias. This floral blaze being backed by crusted grey stonework remaining from a yet remoter Casterbridge than the venerable one visit in the street. तो अब वहां से वो आगे बढ़ती हुई जा रही है और फिर वो लंबे और सीधे मार्गों के ऊपर चल रही है और वो देख रही है कि इस रास्ते के ऊपर ये जो एरिया है ये पूरा काफी खुला हुआ है और सुरंगों के माध्यम से पीछे की ओर जो बगीचे हैं वो काई से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये काई की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे नास्टर्टियम है, फ्यूशिया है, स्कारलेट गेवेनियम है, स्नैपड्रैगन है, डहेलिया पुष्प वगैरह हैं। तो ये सब पुष्प जो हैं वो सड़क पर दिखाई दे रहे थे और अच्छे खासे चमक भी रहे थे। ठीक है। और ये जो पुष्प हैं ये कैस्टर बीज की तुलना में अभी भी दूर स्टोन वर्क जो होता है, पत्थर का जो काम है ना, उससे समर्थित, यानी कि उसके आसपास एक एरिया में लगे हुए थे। पत्थरों से इनको सपोर्ट दिया हुआ था, अल्टीमेटली पत्थरों की बाउंड्री बनाई हुई थी। उस बाउंड्री के उस पार इस तरह के फूल पत्ते वगैरह जो है सुंदर सुंदर वो लगे हुए थे, तो ये काफी सुंदर दिख रहा था उस गली के किनारे पर। द ओल्ड फैशन्ड फ्रंट्स ऑफ दीज हाउसेज, तो इन घरों के जो पुराने जमाने के दरवाजे हैं, विच हैड ओल्डर देन ओल्ड फैशन्ड बैग्स, जो कि पुराने जमाने से भी ज्यादा पुराने थे। इतने ज्यादा पुराने हैं कि पुराने जमाने से भी ज्यादा पुराने हैं। रोज शेयर फ्रॉम द पेवमेंट, और फुटपाथ से सीधे ऊपर की ओर उठ रहे थे दरवाजे। इनटू विच द बो विंडोज पोर्ट्रूडेड लाइक बेस्टन्स, जिनमें धनुषाकार जो खिड़कियां हैं वो बेसन्स की तरह, बेसन्स होते हैं नुकीली मीनारें जिसको हम बोलते हैं, या फिर मुगल स्थापत्य में हम सुनते हैं ना बुर्ज नाम से, तो वो होते हैं बेसन्स। तो उनके अंदर जो खिड़कियां हैं वो बुर्जों की तरह या मीनारों की तरह ऊंची उठी हुई थी। नेसेसिटेटिंग अ प्लीजिंग चेजेस डी चेजेस मूवमेंट टू द टाइम प्रेस्ड पेडेस्ट्रियन एट एवरी फ्यू यार्ड्स, जिसमें हर कुछ गज की दूरी पर समय की कमी से जूझ रहे जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनको एक आनंददायक या शांतिपूर्ण मूवमेंट की आवश्यकता होती थी। देखिए चेजेस और डी चेजेस, वैसे तो इन वर्ड्स का यहाँ पे कोई अ, वो बनता ही नहीं है, कोई एकदम परफेक्शन तो है ही नहीं, कोई इन वर्ड का यहाँ पे यूज भी नहीं है। बट क्या होता है ना कि कुछ वर्ड्स को राइटर अपने टेक्स्ट में, अपने टेक्स्ट को ज्यादा इफेक्टिव दिखाने के लिए बना देता है, इसलिए इनको डाल देते हैं। और वैसे इनका मतलब होता है, चेजेस का मतलब तो होता है शिकार करना, और डी चेजेस का मतलब होता है शिकार न करना। इस तरह के मूवमेंट, हालांकि इन शब्दों की कोई यहाँ आवश्यकता थी नहीं, इनको सामान्य बात में भी कहा जा सकता था, पर हर किसी को वही है ना कि अपने अपने को महान तो दिखाना ही होता है जी। देखो इस तरह से अनावश्यक शब्द डाले हुए हैं, पढ़ने वाले को भी थोड़ी तकलीफ होती है इनसे, पर ठीक है उस समय लिखा गया है तो कोई बात नहीं, हम तो हमारा काम पढ़ना, हम तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ दूरी तक ऐसे ही पैदल चलने वाले लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है वहां पर, और उस माहौल को वो देखते हुए चल रहे हैं। ही वॉज बाउंड ऑल्सो टू इवॉल्व अदर terpsichorean figures in respect of door steps, scrapers, cellar hatches, church buttresses, and the overhanging angles of walls, which originally unobtrusive had become bow-legged and knock-kneed. तो दरवाजे की जो सीढ़ियां हैं वो स्क्रेपर्स माने खुरचन, सेलर हैचेस का मतलब होता है कि तहखाने की जो छत है, जो बेसमेंट की छत होती है ना जो ग्राउंड फ्लोर पे दिखाई देती है इस तरह की, वो। और चर्च बटरेस मतलब चर्च की जो दीवार है वो। इन रिस्पेक्ट ऑफ डोर स्टेप्स, सीढ़ियों के सापेक्ष रूप में सीधी खड़ी हुई ये सब चीजें। एंड द ओवरहैंगिंग एंगल्स ऑफ वॉल्स, और लटकी हुई दीवारों के एंगल। तो ये कह रहा है कि दरवाजे की सीढ़ियां वो स्क्रैपर्स, वो तहखाने की दीवार, और चर्च की जो बटरेस है, चर्च की जो सीधी दीवार है, उनके ऊपर
कैसी आकृतियां दिखाई दे रही हैं? टर्प्सिकोरियन आकृतियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि नृत्य की जो देवियां हैं। टर्प्सिकोरियन क्या होता है कि कविता और संगीत की जो 9 देवियां हैं उनमें से एक देवी है ये। तो इस देवी की आकृति वहां पे दिखाई दे रही है। ये सब चीजें, और ये जो हमको विजुअल दिख रहे हैं, ये सब विजुअल्स काफी सामान्य हैं, एकदम बढ़िया, अनऑब्ट्रूसिव हैं। यानी कि अनऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है एकदम विनीत या फिर विनम्र टाइप का। हेड बिकम बो लेग्ड, जिनके पैर झुके हुए हैं, घुटने टिके हुए हैं, और वो आगे की ओर झुके हुए हैं। नॉक नीड मतलब घुटने टिके हुए, और बो लेग्ड मतलब एकदम झुके हुए धनुषाकार रूप में। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना इस समय, पैराग्राफ, ये पैराग्राफ एलिजाबेथ के अपने जो इन है थ्री मरीनर्स, वहां से हैंचर्ड के घर तक जाने के संबंध में उस दृश्यों का वर्णन हो रहा है। In addition to these fixed obstacles, which spoke so cheerfully of individual unrestraint as to boundaries, movables occupied the path and roadway to a perplexing extent. तो इन अवरोधों के अलावा, इन ऑब्स्टेकल्स के अलावा, जो सड़क के किनारों पर जो व्यक्ति बड़े खुशी से बातचीत कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ पे सड़क के आसपास रहते हैं, उन सब लोगों ने सड़क की जो सीमा है उसके ऊपर कब्जा भी कर रखा है। सड़क तो काफी चौड़ी है, पर सड़क के ऊपर कब्जा भी कर रखा है। आपकी कॉलोनीज में आपने देखा होगा ना कि भाई मुख्य दीवार तक तो ठीक है, और सड़क का जो अपने मकान का मेन वो होता है चबूतरा, उसको हम 5 5 6 6 7 7 फीट तक बाहर निकाल के रखते हैं। ऐसा ही माहौल यहाँ का है, लोगों ने कब्जा किया हुआ सड़क के ऊपर। First, the vans of the carriages in and out of Casterbridge, who hailed from Maristock, Featherbury, the Hintocks, Sherton Abbas, Kingsbear, Overcombe, and many other towns and villages round. सबसे पहले तो कैस्टरब्रिज में आने जाने वाले वो मालवाहकों की जो वैन है, जो कि मैरिस्टॉक, वेदरबरी, हिटॉक, शेरटन अब्बास, किंग्सबेरे, ओवरकॉम्ब और आसपास के अन्य शहरों और गांवों से आए थे, उन्होंने भी सड़क को जाम कर रखा है। Their van Their owners were numerous enough to be regarded as a tribe and had almost distinctiveness enough to be regarded as a race. उनके मालिक जो हैं वो इतने सारे थे कि उन्हें एक जनजाति के जैसा माना जा सकता है, एक ट्राइब के जैसा माना जा सकता है। ठीक है। और जबकि उनमें विशिष्टता ऐसी थी कि उन्हें एक जाति का भी माना जा सकता है। दिख तो ऐसे हैं कि वो जनजाति जैसे, लेकिन इतने विशिष्ट भी हैं कि उन्हें एक जाति का भी माना जा सकता है। Their vans had just arrived and were drawn upon each side of the street in close file, so as to form at places a wall between the pavement and the roadway. उनकी जो वैन है वो अभी अभी आई थी, और सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के करीब कतार में खड़ी हुई थी, ताकि जो जगह जगह फुटपाथ पर और सड़क के बीच में एक दीवार बन जाए, पेवमेंट पर और रोडवे पर। Moreover, every shop pitched out half its contents upon trestles and boxes on the curb, extending the display each week a little further and further into the roadway, despite the expostulations of the two feeble old constables, until there remained but a tortuous defile for carriages down the centre of the street, which afforded fine opportunities for skill with their reins. इसके अलावा हर दुकान ने अपना आधा सा सामान फुटपाथ पर बक्सों में और ट्रेसर्स यानी छोटी अलमारियों में रख दिया था, जिससे हर हफ्ते सड़क पे थोड़ा थोड़ा जाम लग जाता, यानी कि जिस सामान को हर हफ्ते प्रदर्शन के लिए थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाता। और दो कमजोर बूढ़े कांस्टेबलों ने भी इनको उन सबको ये बात समझाई है कि अब सड़क के बीच में गाड़ियों के लिए जगह नहीं रह गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें उन लोगों को कोई प्रभावित नहीं करती है, और ये लगाम उनके लिए उल्टा ज़्यादा अच्छा अवसर बन जाती है। वो अपने सामान को हर हफ्ते और ज़्यादा आगे खिसका देते हैं, जिससे सड़क जो है और जाम हो जाती है। Over the pavement, on the sunny side of the way, hung shop blinds so constructed as to give the passenger's head a smart buffet of his head, as from the unseen hands of
क्वेंस्टॉन्स गोबलिन पेज सेलिब्रेटेड इन रोमांटिक रोड। तो सड़क के किनारे पर, फुटपाथ पर जो धूप है वो आ रही है, ठीक है। और वहां पर शॉप ब्रांड्स जगह हैं। शॉप ब्रांड्स मतलब दुकानों के ऊपर अपन ने देखा होगा मार्केट में कर्टेन्स को बाहर निकाल के रखते हैं, जिसकी वजह से उसके नीचे का हिस्सा छायादार हो जाता है। तो इसी तरह का माहौल वहां पे है। शॉप ब्रांड्स यानी कि दुकानों के ऊपर पर्दे लगे हुए हैं और नीचे छायादार हिस्सा है। और यात्रियों की टोपी उस शॉप ब्रांड से टकरा रही है बार बार, मानो कि रोमांटिक लोक कथाओं में कैसी लोक कथाएं हैं। रोमांटिक लोक कथाओं में जैसे अदृश्य गोब्लिन के हाथ होते हैं ना। क्वेंस्टोन गोब्लिन का मतलब है कि क्वेंस्टोन एक दंत कथा का नाम है। तो क्वेंस्टोन में जैसे गोब्लिन के हाथ होते हैं एक रोमांटिक दंत कथाओं में, उसी तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि उनकी टोपी गिर कैसे रही है, और उनकी टोपी उन शॉप ब्रांड से टकरा करके गिर जा रही है। हॉर्सेस फॉर सेल वर टाइड इन रोज। बिक्री के लिए जो घोड़े हैं वो कतारों में बांध दिए गए हैं। Their forelegs on the pavement, their hind legs in the street, in which position they occasionally nipped little boys by the shoulder who were passing to school. उनके अगले पैर तो फुटपाथ पे हैं और पिछले पैर सड़क पे हैं। और इस स्थिति में वो कभी कभी स्कूल जाते टाइम जो छोटे छोटे लड़के हैं उनके कंधों के ऊपर अपना मुंह रगड़ देते हैं। And any inviting recess in front of a house that had been modestly kept back from the general line was utilized by pig dealers as a pen for their stock. और घर के सामने कोई भी इंटरेस्टिंग जो जगह है, कोई भी आकर्षक जगह जिसे सामान्य लाइन से थोड़ा सा दूर दिखाया गया है, वहां पर सुअर व्यापारी अपने सुअरों को स्टॉक के लिए रख देते हैं। The yeomen, farmers, dairymen, and townsfolk who came to transact business in these ancient streets spoke in other ways than by articulation. तो इन प्राचीन सड़कों पे व्यापार करने आए हुए किसान, ह्यूमन और फार्मर्स जो है वो सिनोनियम ही है कि किसान, डेयरी वाले, शहरवासी और जो पुराने तरीके से बात करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग किस तरीके से अपने जो व्यापार है उन प्राचीन गलियों में अपना व्यापार करने के लिए आए हुए दिखाई दे रहे हैं। और आर्टिकुलेशन यानी कि उच्चारण के अलावा जो अन्य तरीके होते हैं ना, उन सब चीजों में वो बात कर रहे हैं। नॉट टू हियर द वर्ड्स ऑफ योर इंटरलोक्यूटर इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स इज टू नो नथिंग ऑफ हिज मीनिंग। तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पर शब्दों को नहीं सुनना, ना ही उनके अर्थ को जानना, इस तरह का व्यवहार वो लोग कर रहे हैं जो बाहर की जगहों से यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए हैं। यानी कि उनकी सुन नहीं रहे, अपनी अपनी दड़े जा रहे हैं। Here, the face, the arms, the head, the stick, the body throughout spoke equally with the tongue. यहाँ पर चेहरा, हाथ, टोपी, छड़ी, शरीर सब ऐसे बोलते हैं जैसे जीभ बोलती है। To express satisfaction, the Casterbridge marketman added to his utterance a broadening of the cheeks. तो संतुष्टि व्यक्त करने के लिए कैस्टरब्रिज के बाजार वालों ने अपने कथन में अपने गालों पर एक फैलाव की जैसी क्या जोड़ दी है, एक व्यापकता जोड़ दी है, एक ब्रॉडनिंग जोड़ दी है। अल्टीमेटली उनके बात करते टाइम उनके मुंह ज्यादा चौड़ रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन, उनके जो सेटिस्फेक्शन है उनके चेहरों पे, वो उनके मुंह और गाल काफी चौड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं उन एक्सप्रेशन को व्यक्त करते समय। क्रेवाइसिंग ऑफ द आईज, और आंखों की दरारें दिखाई दे रही हैं। अ थ्रोइंग बैक ऑफ द शोल्डर, उचकते हुए कंधे, विच वॉज इंटेलिजिबल फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द स्ट्रीट, जो कि सड़क के दूसरे दूसरे छोर से समझ में आता है। If he wondered, though all Hanchar's carts and wagons were rattling past him, you knew it from perceiving the inside of of his crimson mouth and the target-like circling of his eyes. अगर वो आश्चर्यचकित होता, कौन? हैंचर्ड। हालांकि हैंचर्ड की सभी गाड़ियां और वैगन उसके पास से गुजर रहे हैं। तो अगर वो आश्चर्यचकित होता तो आप उसके लाल मुंह के अंदर की तरफ देखकर और उसकी आंखों के जो लक्ष्य हैं, उनकी आंख, उसकी आंखें कांटे की हुई हैं,
अपनी गाड़ियों पर, तो उनकी आंखों के जो लक्ष्य हैं उनको चक्कर लगाने से आप उसकी स्थिति को जान सकते थे, हैंचड़ की स्थिति को। Deliberation caused sundry attacks on the most of adjoining walls with the end of his stick, a change of his head from the horizontal to the less so। तो विचार विमर्श की वजह से उसकी छड़ी के सिरे से आसपास की दीवारों पे कई हमले हुए थे। यहाँ का सेंस है कि विचार विमर्श करने की वजह से हैंचर जो था वो अपनी छड़ी को बार बार अगल बगल की दीवारों पे थोड़ा सा टिका रहा था या मार रहा था। और उसकी टोपी जो है वो पहले हॉरिजॉन्टल थी और फिर उसके बाद वो थोड़ी कम हॉरिजॉन्टल हो गई, लेस सो, यानी कि पहले तो बिल्कुल सीधी सर पे टिकी हुई है और उसके बाद थोड़ा सा उसको झुका दिया गया है। A sense of tediousness announced itself in a lowering of the person by spreading the knees to a lozenge-shaped aperture and contorting the arms। तो घुटनों को एक किसके आकार की बात कर रहा है? लॉजेंज शेप्ड, यानी कि क्रॉस लेग्स जिसको हम बोलते हैं ना, तो घुटनों को क्रॉस लेग्स के जैसे आकार के अ, छिद्र में, आकार के अपेर्चर में फैलाकर और बाहों को मोड़कर उस आदमी ने नीचे झुकने से एक अजीब सी उदासीनता की भावना या फिर टीडियसनेस या उबाऊपन की भावना में खुद को प्रकट किया है। Chicanery, suburbs, and hardly a place in the streets of this honest borough to all appearances। तो chicanery होता है छल कपट, सबरफज भी छल कपट ही होता है, दोनों सिनोनियम है। तो इस छल कपट में इस ईमानदार शहर की सड़कों पर शायद ही किसी के लिए ऐसी जगह थी। एंड इट वॉज सेड दैट द लॉयर्स इन द कोर्ट हाउस hard by occasionally throw in strong argument for the other side out of pure generosity, though apparently by mischance when advancing their own। और ऐसा कहा जाता है कि जो कोर्ट के वकील हैं वो कभी कभी अपने बात को आगे बढ़ाते टाइम बिल्कुल उदारता से, हालांकि जाहिर है दुर्घटनाओं की जो बातें हैं उन्हीं से या फिर मिस चांस की वजह से एकदम गलती से वो एक दूसरे पक्ष के लिए मजबूत तर्क दे दिया करते थे, यानी कि ईमानदारी की बातें करते थे जो यहाँ के वकील हैं। और वो कभी कभी गलती से दूसरे पक्ष के लिए मजबूत तर्क प्रदान कर देते थे, क्योंकि ईमानदारी से बात करेंगे तो पूर्ण रूप से तो सच्चा कोई भी नहीं होता ना। Thus, Casterbridge was in most respects but the pole focus or nerve node to the surrounding country life। इस प्रकार कैस्टरब्रिज अधिकांश मामलों में आसपास के ग्रामीण जीवन के जैसा था। Differing from the many manufacturing towns which are as foreign bodies set down like borders on a plain in a green world with which they have nothing in common। और ये जो कैस्टरविज है इसका निर्माण काफी शहरों से अलग टाइप का था, जो कि एक मैदान पर पत्थरों की तरह बने हुए होते हैं या फिर एक हरे भरे संसार में विदेशियों की जैसी जगह लगती है। और इस तरह की जगहों का कैस्टरविज से कोई लेना देना नहीं था। कैस्टरविज lived by agriculture at one remove further from the fountain head that the adjoining villages no more। कैस्टरविज जो है वो आसपास के गांव की तुलना में फव्वारे जो होते हैं उनके स्रोत को ज्यादा आधार मानता है कृषि के लिए और किसी चीज को ज्यादा महत्व नहीं देता। द टाउन्सफोक अंडरस्टूड एवरी फ्लक्चुएशन इन द रस्टिक कंडीशन फॉर इट अफेक्टेड देयर रिसीप्ट्स as much as the labors। They entered into the troubles and joys which moved the aristocratic families 10 miles round for the same reason। जो शहर के लोग हैं वो देहातियों की स्थिति के उतार चढ़ाव को समझते हैं, क्योंकि देहातियों की स्थिति से उनकी आय उतनी ही प्रभावित होती है जितनी की मजदूरों की प्रभावित होती है। वो लोग, वो बड़े लोग उन परेशानियों और खुशियों में शामिल होते थे, जिस कारण वो कुलीन लोग, वो अमीर या रईस लोग जो हैं वो 10 मील दूर चले जाते थे, यानी कि इस भीड़ भाड़ में नहीं रहना पसंद करते थे। वो 10 मील आगे जा करके व्यवस्थित हो जाया करते थे इसी वजह से। And even at the dinner parties of the professional families, the subjects of discussion were corn, cattle disease, sowing and reaping, fencing and planting। और इसी वजह से ये जो बड़े परिवार हैं इनके रात्रि भोज की पार्टियों में चर्चा के विषय क्या हुआ करते थे? मकई की खेती, मवेशियों की बीमारी, फसलों की बुवाई करना, कटाई करना, बाढ़ लगाना और
प्लांटिंग करना, पौधे रोपना। While politics were viewed by them less from their own standpoint of burgesses with rights and privileges than from the standpoint of their country neighbors। जबकि राजनीति को वे अपने अधिकारों और विशेष अधिकारों वाले जो बर्गिसेस हैं, यानी कि उच्च दर्जे के मजिस्ट्रेट वगैरह टाइप के लोग हैं, उनके दृष्टिकोण से कम देखते थे और राजनीति को ग्रामीण लोगों के दृष्टिकोण से अधिक देखा करते थे, यहाँ के जो कुलीन दर्जे के लोग हैं वो लोग। तो दोस्तों, आज के चैप्टर में आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को देखिए, वैसे बहुत ज़्यादा देखिए, इसमें प्रश्न इम्पोर्टेंट है नहीं है। ये जो पूरा हमने पढ़ा है आज के समय का, आज की इस वीडियो का, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उस चीज़ का एलेबोरेशन है कि जिस मार्केट से जेन गुजर रही है, जिस मार्केट से हैंचर्ड और फारफे गुजरे हैं, इसमें से कोई सवाल बनने की कोई भी किसी भी तरह की कोई भी संभावना नहीं है। तो आपको बस ये है कि आगे कनेक्ट होते रहें। इस चीज के लिए इस व्यू को आपको एक्सप्लेन करना था, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है इसमें। एक दो फैक्ट थे जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, तो आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, कोशिश कीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।